गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। जीएस विद एम के रेजा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रेस्पिरेशन यानी श्वसन की। श्वसन के एक पार्ट की चर्चा की जा चुकी है, उसको आगे बढ़ाते हुए लंग्स की चर्चा करेंगे कि लंग्स किस प्रकार से कार्यों को संपन्न करते हैं। इसके पहले श्वसन का एक पार्ट पढ़ाया गया था जिसमें बताए थे श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार का होता है, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। इन समस्त चीजों की चर्चा की गई थी। इसी को संक्षिप्त में रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि लंग्स क्या है और किस प्रकार से कार्यों को संपन्न करते हैं। श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया होती है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एथिल समूह एवं ऊर्जा उत्पन्न होती है, श्वसन कहलाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, ऑक्सी श्वसन एवं अनाक्सी श्वसन। सबसे पहले आते हैं ऑक्सी श्वसन पर कि ऑक्सी श्वसन की परिभाषा क्या है। तो ऑक्सी श्वसन जिसे इंग्लिश में एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन को वायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। ऑक्सी श्वसन की परिभाषा है, ऑक्सी श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप जल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 36 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यह क्रिया केवल उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिनमें केंद्रक पाया जाता है, यानी ऑक्सी श्वसन की क्रिया केंद्रक विहीन कोशिकाओं में संपन्न नहीं होती है। दूसरा है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी श्वसन को इंग्लिश में एनारोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। अनाक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन के नाम से भी जाना जाता है। अनाक्सी श्वसन की परिभाषा है, अनाक्सी श्वसन वह ऑक्सीकारक क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ अर्थात ग्लूकोज का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपचयन होता है, जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एवं 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। यह क्रिया केवल उन कोशिकाओं में संपन्न होती है जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, जैसे मानव शरीर में पाए जाने वाले आरबीसी जिसमें कि न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं पाया जाता है। अनाक्सी श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो श्वसन क्या है, ऑक्सी श्वसन क्या होता है, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, डिटेल से रासायनिक अभिक्रिया के साथ चर्चा जो है रेस्पिरेशन के प्रथम पार्ट में की गई है। तो आप वहां पे जाकर के और इसको डिटेल से देख सकते हैं। और उस समय बताए भी थे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इसी परिभाषा के ऊपर पूछे जाते हैं, यानी श्वसन की परिभाषा के ऊपर अपने आप में देखा जाए तो कई क्वेश्चन निकल के आते हैं। मेटाबॉलिज्म की भी चर्चा की गई थी कि मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्या होता है। मेटाबॉलिज्म वह क्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में और सरल कार्बनिक भोज्य पदार्थ को जटिल कार्बनिक भोज्य पदार्थ में बदला जाता है, उसे मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय कहा जाता है। यह भी दो प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म, दूसरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में छोटे छोटे अणुओं को जोड़ करके बड़े अणुओं का निर्माण किया जाता है। कैटाबॉलिज्म में बड़े बड़े अणुओं को तोड़ करके छोटे छोटे अणुओं का निर्माण किया जाता है। तो इसकी चर्चा भी उस सेगमेंट में की गई है। आज उसी को आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और रेस्पिरेटरी ऑर्गन में देखेंगे कि विभिन्न जंतु जो होते हैं विभिन्न हैबिटेट में पाए जाते हैं। आप पूरे विश्व को देखिए, पूरे विश्व में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के हैबिटेट यानी आवास हैं, और उसी हैबिटेट में जब जंतु पाया जाता है तो उसमें उसी के अनुसार एडेप्टेशन यानी अनुकूलन पाया जाता है। यही कारण है कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं अपने आप में अलग अलग पाए जाते हैं।
जैसे कि अगर देखा जाए फिश यानी मछलियां, फिश जो कि मुख्यतः कहाँ उपस्थित है, जल में उपस्थित होती हैं। इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के रूप में गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स यानी गलफड़े पाए जाते हैं, और इसी के माध्यम से यह श्वसन क्रिया संपन्न करते हैं। दूसरे जंतु के रूप में देखा जाए एम्फीबियंस यानी उभयचर, यानी ऐसे जंतु जो जल एवं थल दोनों में पाए जाते हैं, उन्हें एम्फीबियंस एनिमल्स कहा जाता है, जैसे कि मेढक। और एम्फीबियंस एनिमल्स जो होते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन में देखा जाए तो एक से अधिक पाए जाते हैं। जैसे कि देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में स्किन भी पाया जाता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा भी पाई जाती है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में लंग्स भी पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस यानी मेढक में देखा जाए तो एक से अधिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं। जैसे ही वह स्थल में आता है, वह लंग्स के माध्यम से श्वसन क्रिया करता है, यानी जैसे ही वह जमीन पर भूपरपटी पर स्थल पर आता है तो वह किसके माध्यम से श्वसन क्रिया करेगा, लंग्स से। जैसे ही वह जल में जाता है, वह स्किन एवं बक्कल कैविटी के माध्यम से श्वसन क्रिया करने लगता है। जैसे ही वह जल में जाएगा, वह किसके माध्यम से करेगा, स्किन एवं बक्कल कैविटी के माध्यम से श्वसन क्रिया करेगा। यही कारण है कि मेढक जो होता है जल एवं थल दोनों में रह सकता है। यहाँ पे एक अप्लाइड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि मेढक जल एवं थल दोनों में रह सकता है, लेकिन मनुष्य केवल स्थल में रहता है। तो क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, बोर्ड पे आप देखिए। हमने बताया कि मेढक में रेस्पिरेटरी ऑर्गन में एक से अधिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे ही वह स्थल में आता है, लंग्स के माध्यम से, जैसे ही वह जल में जाता है, स्किन बक्कल कैविटी के माध्यम से श्वसन क्रिया करता है। जबकि मनुष्य के संदर्भ में चर्चा की जाए तो मनुष्य में एक ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जिसका नाम है लंग्स। यही कारण है कि मनुष्य केवल स्थल पे रहता है, जबकि मेढक जो होता है जल थल दोनों में रह रहा होता है। इसके अलावा अन्य जंतुओं में देखा जाए तो रेप्टाइल्स यानी सरीसृप, यानी ऐसे जंतु जो रेंगने वाले होते हैं, उन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है, और इनमें श्वसन अंग के रूप में लंग्स यानी फेफड़े पाए जाते हैं। इसी प्रकार से देखा जाए बर्ड्स यानी पक्षी, पक्षी यानी जो मुख्यतः उड़ते हैं, पंख वगैरह पाए जाते हैं, उन्हें पक्षी कहा जाता है। इनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। मैमल्स यानी स्तनधारी, यानी ऐसे जंतु जिनमें स्तन ग्रंथियां या मेमरी ग्लैंड उपस्थित होती हैं, उसे मैमल्स कहा जाता है, और इनमें भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में लंग्स पाया जाता है। और मनुष्य जो आता है वो किसके अंतर्गत आता है, मैमल्स के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा अन्य जंतुओं में देखा जाए जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कीट। कीट यानी इंसेक्ट, और इंसेक्ट जो है आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं। यानी आर्थ्रोपोडा के जितने भी जंतु आपको दिखाई देंगे वो नेचर में किस प्रकृति के होते हैं, कीट प्रकृति के हो रहे होते हैं। आर्थ्रोपोडा समस्त फाइलम में देखा जाए, समस्त फाइलम में सबसे बड़ा फाइलम हो रहा होता है। तो कीट जो है, इनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में ट्रैकिया पाया जाता है। ट्रैकिया, जिसे हिंदी में श्वास नाल कहा जाता है। तो मानव में देखा जाए तो ट्रैकिया जो है एक्सेसरी ऑर्गन के रूप में है, सहायक अंग के रूप में है, लेकिन कीटों में देखा जाए तो मुख्य रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है ट्रैकिया है। मानव के संदर्भ में अब चर्चा करते हैं तो यहाँ पे एक लंग्स का डायग्राम बना हुआ है। लंग्स के डायग्राम में विधिवत रूप से नामांकन भी किया गया है। नामांकन में आप एक बार पहले देख लीजिए क्या क्या कहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद चर्चा करते हैं डायग्राम की। आप लोग भी डायग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं खूब आराम से। डायग्राम को आप जो है स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा। ये वाली संरचना जो दिखाई दे रही है वो बक्कल कैविटी, जिसे हिंदी में मुख गुहा कहते हैं। यहाँ पे नीले रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है वो है नेजल कैविटी, जिसे हिंदी में नसिका गुहा कहते हैं। यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही है उसका नाम है फेरिंग्स। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो संरचना ट्यूब नुमा दिखाई दे रही वो है ईसोफेगस। इसके बाद रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही वो है एपिग्लॉटिस। नीले कलर की संरचना दिखाई दे रही है वो है ग्लॉटिस। और इसके बाद जो छल्ले नुमा संरचना दिखाई दे रही है उसका नाम है ट्रेकिया। इसके बाद नीले रंग की जो संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम है ब्रोंकाई यानी श्वसनी। इसके बाद रेड कलर की जो संरचना दिखाई दे रही है इसका नाम है ब्रोंक्यूल यानी श्वसनिकाएं। इसके बाद यहाँ पे जो
फुग्गे नुमा संरचना दिखाई दे रही है, बैलून नुमा संरचना दिखाई दे रही है, उसका नाम है एल्वियोलाई यानी कोष्ठ का कोष्ठ, या कूपिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एलएस लिखा है, एलएस मतलब लेफ्ट साइड, आरएस, आरएस मतलब राइट साइड। डायफ्राम जो होता है अपने आप में दोनों के अलग अलग होते हैं, समूह चित्र के रूप में यहाँ पे दिखाए हैं डायफ्राम। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एल आई एल, एल आई एल का मतलब है कि लेफ्ट साइड में उपस्थित है, तो लेफ्ट इंफीरियर लोब, लेफ्ट सुपीरियर लोब, तो ऊपर वाला भाग है लेफ्ट सुपीरियर लोब और नीचे वाला भाग है लेफ्ट इंफीरियर लोब। इसी प्रकार से राइट साइड वाले भाग में देखें तो यहाँ पे लिखा है राइट सुपीरियर लोब, यहाँ पे लिखा है राइट मिडिल लोब और यहाँ पे लिखा है राइट इंफीरियर लोब। यानी कभी अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फेफड़ों में भागों की संख्या कितनी होती है, तो फेफड़ों में भागों की संख्या 5 होती है। 3 भाग जो होते हैं राइट साइड में उपस्थित होते हैं और 2 भाग जो होते हैं लेफ्ट साइड में उपस्थित होते हैं। तो इतना चीज जो है नामांकन के रूप में दिखाया गया है। तो नामांकन में जो चीज जरूरी थी वही यहाँ पे जो है लिखी गई है। मानव में रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में देखा जाए तो एक जोड़े फेफड़े पाए जाते हैं जो बक्षीय गुहा में थोरैसिक कैविटी में उपस्थित होते हैं। बक्षीय गुहा क्या होती है, इसकी चर्चा डिटेल से हृदय वाले टॉपिक में की गई है। बाकायदा एनिमेटेड माध्यम से दिखाया भी गया है कि थोरैसिक कैविटी का निर्माण जो है 37 अस्थियों से होता है, जहां पे शरीर के सॉफ्ट ऑर्गन पाए जाते हैं। सॉफ्ट ऑर्गन के रूप में हृदय हुआ, लंग्स हुआ, वहां पे उपस्थित होते हैं। तो अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि बक्षीय गुहा थोरैसिक कैविटी का निर्माण कितनी अस्थियों से होता है, तो 37 यानी 37 अस्थियों से हो रहा होता है। तो मनुष्य के फेफड़े जो होते हैं ये बक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं। फेफड़ों की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था के एंडोडर्म से होती है। तो देखिए एंडोडर्म क्या है, एंडोडर्म, तो एंडोडर्म में क्या है, एक जर्मिनल लेयर है, जर्म स्तर होता है। फिर जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो बताते हैं कि मेल जो होता है उसमें स्पर्म पाया जाता है यानी शुक्राणु पाया जाता है, फीमेल जो होता है उसमें ओवा पाया जाता है यानी अंडाणु पाया जाता है। दोनों में केंद्रक उपस्थित होते हैं। तो देखिए बोर्ड में स्पर्म की संरचना बनी है, ओवा की संरचना बनी है। इसमें जो डॉट नुमा संरचना दिखाई दे रही है वो न्यूक्लियस है। जैसे ही न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होते हैं वैसे ही जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद की अवस्था मॉरूला अवस्था होती है। मॉरूला के बाद की अवस्था ब्लास्टुला अवस्था होती है और ब्लास्टुला के बाद की अवस्था ग्रास्टुला अवस्था होती है। ग्रास्टुला अवस्था में 3 जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, जिसमें से एक का नाम है एंडोडर्म, दूसरे का नाम है मीजोडर्म, तीसरे का नाम है एक्टोडर्म। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमने बताया कि मेल में स्पर्म है, फीमेल में ओवा है। दोनों के केंद्रक जब आपस में फ्यूज होते हैं तो फर्टिलाइजेशन की घटना संपन्न होती है, जिसके फलस्वरूप जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद की अवस्था मॉरूला, मॉरूला के बाद की अवस्था ब्लास्टुला और ब्लास्टुला के बाद की अवस्था ग्रास्टुला होती है। ग्रास्टुला अवस्था में 3 जर्मिनल लेयर का निर्माण होता है, जिसमें से एक का नाम एंडोडर्म, दूसरे का नाम मीजोडर्म और तीसरे का नाम एक्टोडर्म होता है। शरीर के जितने भी ऑर्गन बनते हैं उन समस्त ऑर्गन का निर्माण इन्हीं 3 लेयर के द्वारा होता है। जैसे कि पढ़ाया भी गया है कि हृदय का निर्माण भ्रूण अवस्था के मीजोडर्म से होता है। रक्त के संदर्भ में बताए हैं कि रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था के मीजोडर्म से होता है। उसी प्रकार से देखा जाए तो फेफड़ों का निर्माण भ्रूण अवस्था के एंडोडर्म से होता है। तो फेफड़ों का निर्माण एम्ब्रियोनिक स्टेज में या भ्रूण अवस्था में देखा जाए तो एंडोडर्म से होता है, जो 3 से लेकर के लगभग 3.5 माह में बनके तैयार हो जाता है, परंतु बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ करता है। यहां पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसका निर्माण तो भ्रूण अवस्था में हो जाता है परंतु बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ करता है, तो उसका आंसर लंग्स ही होता है। तो फेफड़ों का निर्माण भ्रूण अवस्था में 3 से 3.5 माह में हो जाता है, परंतु यह बच्चे के जन्म उपरांत कार्य करना प्रारंभ कर रहा होता है। फेफड़े जो कि बक्षीय गुहा में उपस्थित होते हैं संख्या में 2 होते हैं, जो कि एक लेफ्ट साइड में उपस्थित होता है और दूसरा राइट साइड में उपस्थित होता है। बोर्ड पे आप देखिए लेफ्ट साइड में एक उपस्थित है, दूसरा राइट साइड में आप उपस्थित है। लेफ्ट साइड वाला फेफड़ा जो होता है यह आकार में छोटा होता है, जबकि राइट साइड वाला फेफड़ा आकार में बड़ा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड वाले भाग में पालियों की संख्या केवल 2 होती है,
जबकि राइट साइड वाले भाग में पालियों की संख्या 3 हो रही होती है। तो पालियों की संख्या राइट साइड वाले भाग में 3 होने के कारण यह आकार में बड़ा होता है। लेफ्ट साइड वाले भाग में जो पालियां पाई जाती हैं उसकी सबसे ऊपर वाली पाली लेफ्ट सुपीरियर लोब के नाम से जानी जाती है, जबकि नीचे वाली पाली लेफ्ट इंफीरियर लोब के नाम से जानी जाती है। जबकि राइट साइड वाले भाग में जो 3 पालियां पाई जाती हैं जिसमें सबसे ऊपर वाली पाली जो होती है उसे राइट सुपीरियर लोब कहा जाता है, मध्य वाली पाली जो होती है उसे राइट मिडिल लोब के नाम से जाना जाता है और लोअर वाली पाली जो होती है उसे राइट इंफीरियर लोब के नाम से जाना जाता है। श्वसन तंत्र में देखा जाए तो सहायक यूनिट के रूप में नेजल कैविटी यानी निष्का गुहा होती है। यानी जैसे ही वायु प्रवेश करती है तो वायु निष्का गुहा से प्रवेश करती है। जैसे ही निष्का गुहा से वायु प्रवेश करती है, निष्का गुहा में श्वसन से संबंधित 2 संरचनाएं पाई जाती हैं। यानी नेजल कैविटी में देखा जाए तो श्वसन से संबंधित 2 संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसमें से एक का नाम होता है हेयर यानी रोए और दूसरे का नाम है श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन। श्लेष्मा झिल्ली के द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा म्यूकस का श्रावण करते हैं। जब म्यूकस का श्रावण होता है तो यह म्यूकस जो होता है वायु में पाए जाने वाले धूल के कण, तिनके, बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को रोकने का कार्य करता है। और जो हेयर यानी रोए पाए जाते हैं इनसे वायु रगड़ खाती है और ये बॉडी के टेम्परेचर पर मेंटेन होती है। यानी निष्का गुहा से जब वायु प्रवेश कर रही होती है तो यहाँ पे 2 संरचनाएं जो होती हैं ये बैक्टीरिया, वायरस, धूल के कण इत्यादि को रोकते हैं, साथ में बॉडी के टेम्परेचर पर वायु को मेंटेन करने का कार्य करते हैं। अब वायु जो होती है नेजल कैविटी से होते हुए, फेरिंक्स से होते हुए एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस वाले कपाट को खोल करके ट्रकिया वाले भाग में पहुंचती है। जब यह ट्रकिया वाले भाग में पहुंचती है तो यहाँ पे भी छल्ले नुमा संरचना पाई जाती है और इस छल्ले नुमा संरचना से वायु रगड़ खाती है और पूर्णतः बॉडी के टेम्परेचर पर मेंटेन हो जाती है। यानी शरीर का तापमान कितना है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब फेफड़ों में वायु प्रवेश करती है तो उसका तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कारण है कि हमें निष्का गुहा से ही श्वसन क्रिया करनी चाहिए, मुख गुहा से श्वसन क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्यों? आपके सामने आंसर है। निष्का गुहा से जब वायु प्रवेश करेगी तो देखिए यहाँ पे धूल के कण, बैक्टीरिया, वायरस को रोका गया, बॉडी के टेम्परेचर पर वायु क्या हुई, मेंटेन हुई। लेकिन जब वायु मुख गुहा से प्रवेश करेगी तो क्या मुख गुहा में इस प्रकार की कोई संरचना है? नहीं है। और जब ठंडी वायु प्रवेश करेगी उसके साथ बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल प्रवेश करेंगे तो ऐसी कंडीशन में फेफड़ों से संबंधित रोग उत्पन्न होंगे। इसलिए आप देखते हैं जब ठंडी के मौसम आता है तो हम वायु जब लेते हैं तो मुख से लेते हैं और जब निकालते हैं तो गर्म वायु जो है निकल रही होती है। तो फेफड़ों के अंदर जब वायु प्रवेश करेगी उसका टेम्परेचर लगभग बॉडी के टेम्परेचर पर ही मेंटेन होता है। तो ट्रैकिया में जब वायु प्रवेश करती है तो ट्रैकिया से होते हुए यह ब्रोंकाई, नीले रंग की संरचना ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वोलाई तक पहुंचती है, कूपिकाओं तक पहुंचती है। कूपिकाएं जो होती हैं एक स्पंज नुमा संरचना के रूप में पाई जाती हैं। कूपिकाओं की संख्या दोनों फेफड़ों में अगर देखा जाए तो लगभग 30 करोड़ की मात्रा में पाई जाती है। यानी कूपिकाएं कम नहीं होती हैं, कोष्ठ का कोष्ठ कम नहीं होते हैं। दोनों फेफड़ों में इनकी संख्या लगभग 30 करोड़ की मात्रा में उपस्थित हो रहे होते हैं। और यह कैसी संरचना होती है? स्पंज नुमा संरचना होती है। तो स्पंज नुमा संरचना यानी इस प्रकार की संरचना है जो कि छिद्रित संरचना के रूप में हो रही होती है। इसके चारों ओर केशिकाओं का जाल बिछा होता है। केशिकाओं के जाल में जो होता है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। तो हमने बताया था कि केशिका वह संरचना होती है जहां पे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया जाता है। यानी वायु जो होती है जब यहाँ पे आती है तो यह ऑक्सीजन युक्त वायु होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 20.94% होती है। साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% के रूप में पाई जाती है। यहाँ पे इसका एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन ले ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है।
और एक बार की श्वसन क्रिया में केवल और केवल 4% ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ही विनिमय होता है। यानी 20.94% जो ऑक्सीजन आ रही है, जब यह बाहर निकलेगी तो इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी? 16.94% के रूप में हो जाएगी। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन निकल के आता है कि जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग की क्रिया के दौरान कितना ऑक्सीजन का विनिमय होता है? तो केवल 4% ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का ही विनिमय हो रहा होता है। तो इस प्रकार से देखें तो फेफड़ों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोष्ठ यानी कूपिकाएं होती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फेफड़ों के स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो यह कोष्ठ के रूप में होती है। फेफड़ों के अंदर वायु का प्रवेश करना एवं बाहर निकलना यह डायफ्राम नुमा मांसपेशी पर निर्भर करता है। डायफ्राम नुमा मांसपेशी जो होती है निचले स्तर पे पाई जाती है। जैसे ही डायफ्राम नुमा मांसपेशी शिथिल होती है, फेफड़ों के अंदर वायुदाब का आयतन घट जाता है और वायु प्रवेश कर जाती है। जैसे ही डायफ्राम नुमा मांसपेशी संकुचित होती है, फेफड़ों के अंदर वायुदाब का आयतन बढ़ जाता है और वायु बाहर निकल जाती है। हम कहते हैं कि हमारे फेफड़े खोखली संरचना के रूप में हैं, परंतु कभी भी ये खाली नहीं होते हैं। इनमें 1.5 लीटर वायु सदैव विराजमान होती है। यहाँ पे भी क्वेश्चन निकलता है कि फेफड़ों के अंदर अवशिष्ट वायु कितनी पाई जाती है? तो फेफड़ों के अंदर अवशिष्ट वायु जो होती है वो लगभग 1.5 लीटर होती है। तो मानव के फेफड़े खोखली संरचना के रूप में हैं, परंतु कभी भी खाली नहीं होते हैं। इनमें 1.5 लीटर वायु सदैव विराजमान होती है। इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैनिक श्वसन यानी टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो दैनिक श्वसन यानी टाइडल वॉल्यूम जो होता है 500 ml होता है। यानी 500 ml वायु को लेते हैं और इतनी ही वायु को बाहर निकाल रहे होते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य की श्वसन धारिता कितनी होती है? तो मनुष्य की श्वसन धारिता लगभग 5600 ml या फिर कहा जाए 5 से लेकर के 6 लीटर होती है। तो मनुष्य की श्वसन धारिता कितनी है? 5 से लेकर के 6 लीटर के मध्य होती है, या लगभग देखा जाए 5600 ml के आसपास हो रही होती है। जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो 1 मिनट में देखा जाए तो लगभग 12 से 16 बार श्वसन क्रिया कर रहे होते हैं। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है 1 मिनट में अगर देखा जाए तो यह लगभग 12 से लेकर के 16 बार श्वसन क्रिया कर रहा होता है। जबकि नवजात शिशु में यही श्वसन दर जो होती है 30 से लेकर के लगभग 32 बार होती है। यानी वयस्क अवस्था में यह 12 से 16 17 बार तक होती है, जबकि नवजात शिशु या न्यू बेबी में यह 30 से लेकर के 32 बार होती है। जैसे ही भारी भरकम कार्य करते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में श्वसन दर बढ़ जाती है। और जब श्वसन दर बढ़ती है तो श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला केंद्र मेडुला ओब्लांगाटा होता है। यानी मेडुला ओब्लांगाटा जो होता है यह श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और यह पार्ट जो है ब्रेन के फोर ब्रेन का पार्ट है। यानी ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन। और यह हाइड ब्रेन का पार्ट है, ना कि फोर ब्रेन का। यानी पश्च भाग का यह पार्ट हो रहा होता है। श्वसन दर को नियंत्रित करने वाला भाग कौन है? मेडुला ओब्लांगाटा। वहीं हार्मोन के रूप में देखा जाए तो थायरॉक्सिन एवं इपिनेफ्रिन हार्मोन श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो हार्मोन के रूप में थायरॉक्सिन हार्मोन और इपिनेफ्रिन हार्मोन जो होते हैं श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोखले अंगों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है, या श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेडुला ओब्लांगाटा, और हार्मोन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो थायरॉक्सिन एवं इपिनेफ्रिन हार्मोन जो होते हैं इस श्वसन दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन क्रिया जो है संपन्न हो रही होती है। तो एक थी श्वसन क्रिया में लंग्स का योगदान। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद इसका एक और टॉपिक लेके आएंगे जो होगा श्वसन से संबंधित रोग, क्योंकि रोगों के ऊपर भी खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे तपेदिक के ऊपर पूछा जाता है, निमोनिया के ऊपर पूछा जाता है, काली खांसी के ऊपर भी पूछा जाता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गोताखोर अपने साथ ले गए ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन सी गैस मिक्स करके ले जाते हैं, तो हीलियम ले जाते हैं, तो क्यों ले जाते हैं, इसकी भी चर्चा जो है की जाएगी। ब्रीथिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी ब्रीथिंग एवं रेस्पिरेशन में अंतर क्या है, इसकी भी चर्चा आगे वाले टॉपिक में की जाएगी।
इसी प्रकार से आप दैनिक जीवन में सुन लेते होंगे कभी कभी कि कृत्रिम श्वसन दी गई, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दिया गया। तो आखिर कृत्रिम श्वसन होता क्या है? क्या हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सिलेंडर चढ़ता है उसको कहते हैं? कदापि नहीं कहते हैं। तो कृत्रिम श्वसन क्या होता है, इन समस्त चीजों की चर्चा जो है नेक्स्ट टॉपिक में आपकी आएगी, जो कि होगा आपका श्वसन से संबंधित रोगों का। तो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कमेंट करके। टॉपिक को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।